नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी को पता है कि हम सभी की एसएससी जीडी की क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं, जिनका समय भी आपको पता है। लेकिन एक बार और आपको समय बताएंगे, है ना। उससे पहले आपको बता दें कि हर सीरीज में जो अपनी सीरीज चल रही है और हर सीरीज के जो प्रैक्टिस सेट में इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, जिन्हें आप नोट डाउन करने के साथ साथ याद भी करते चलिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण इलाज होंगे, है ना। संभावना हमारी ऐसी है कि आपके परीक्षा में पूछे जाएं, है ना। आप तैयारी ना कर रहे हो, इससे अच्छा आप कुछ पढ़ लो, है ना। तो इसलिए हमने जी प्रैक्टिस से चालू किए हैं। बाकी हम आपको थ्योरी क्लास भी लाएंगे। जब अपनी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो थ्योरी क्लास भी पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी लाएंगे। अभी हम मिक्स क्वेश्चन ला रहे हैं। मेन हमारा टारगेट है एसएससी, है ना। एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, मतलब एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उन सबसे रिलेटेड, है ना। और फिर आप बताना, तो हर जीके जीएस का आप हम सभी अंत करेंगे धुआंधार तरीके से। तो अभी तक हमने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट, यानी इसमें सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, लेकिन मेन मुद्दा अपना एसएससी जीडी का है ना। तो इसमें हमने अभी तक 10 पार्ट अपने चैनल पर डाल दिए गए हैं क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और अगला जो अपना पार्ट है इस सीरीज का, जी अपना पार्ट कौन से नंबर का होने जा रहा है, तो जी अपना 11वें नंबर का पार्ट है, जो आप सभी को भली भांति पता है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और जो अपना पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी, है ना। तो उस सुल्तान का नाम क्या है? बलबन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो रखी गई है 35 वर्ष। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन बी यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित घास के मैदान है उन्हें कहते हैं डाउन्स। यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी, है ना। उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी। ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। तो चौथे का अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डाउन्स। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो पहले बंगाल में गवर्नर का पद था, लेकिन उसे गवर्नर जनरल का नाम कब दिया गया? तो ये जो नाम दिया गया, ये नाम अपना कब दिया गया था? सन 1773 में एक एक्ट हुआ था जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? बोरॉन, मैग्नीज और निकेल, तीनों पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, और जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं, है ना। तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर आप कुछ नोट डाउन कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। एक क्वेश्चन, अगला फैक्ट यहाँ से क्या बनता है दयानंद सरस्वती से, कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक तो क्या है भारत का, इन्हें मार्टिन लूथर कहा जाता है। एक क्या, इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। एक फैक्ट क्या है कि इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो। तो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अस्थियों का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यानी जो अस्थि यानी हड्डी होती है, बोन होती है, उसका अध्ययन बायोलॉजी की एक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। उस शाखा को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस सीरीज का निम्नलिखित कवियों में से किसी अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं किया जाता है। तो अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं? सूरदास हैं, छीत स्वामी हैं, नंददास हैं। लेकिन अष्टछाप के कवियों में किसे शामिल नहीं किया गया? कबीरदास को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो आपको पहले एक चीज़ बता दें, है ना, मौलिक अधिकार की यहाँ पर चर्चा हुई। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रदान किए गए हैं, मतलब जीवन पर्यंत उनका साथ निभाते हैं, तो उन्हें ही क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों की बात करें तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। इन 22 भाग में से एक भाग है जिसका नाम है भाग 3। और भाग 3 में ही किसकी चर्चा की गई है? मौलिक अधिकारों की। और इस भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल रखे गए हैं? तो जी आपको पता होना चाहिए 12 से 35 तक। जब जो संविधान बन के तैयार हुआ था, है ना, तो संविधान जब बन के तैयार हुआ था तब उसमें मौलिक अधिकारों की, है ना, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। लेकिन वर्तमान में कितनी संख्या बती? 6। तो जी एक कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक कहाँ गया? तो इस एक जो मौलिक अधिकार था, है ना, इसे इसका नाम था संपत्ति का अधिकार। तो इसे संपत्ति नाम की चीज़ हटाकर इसे बना दिया गया है कानूनी अधिकार। और ये आर्टिकल 300A में रख दिया गया है, क्योंकि अब ये पहले था संपत्ति का अधिकार जब एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। और इसे बनाया 44वें संविधान संशोधन के तहत। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में, है ना। तो अभी देखें वर्तमान में तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा? 6, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, और आपको सभी को पता है कि हम एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हैं, तो उन्हें आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताना नहीं होता है, उसके बारे में जो तथ्य बनते हैं वो भी ज़रूरी है। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो जो गायत्री मंत्र है ना, जिसका उच्चारण रात के समय नहीं किया जाता है, तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12वें नंबर का है, बावन नामा की रचना किसने की थी? तो बावन नामा किसने लिखा? बाबर ने। और एक क्वेश्चन और यहाँ से फैक्ट बता दें, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपना संस्मरण स्वयं लिखा था? तो वो भी कौन सा था? बाबर, है ना। और एक चीज़ और बता दें कि जो बाबर थे, बाबर का लड़का कौन था? हुमायूं। हुमायूं का लड़का कौन था? अकबर। अकबर का लड़का कौन था? जहांगीर। और इसके बाद देखें अपन तो फिर कौन था? शाहजहां, है ना। तो इस तरह से इनकी पीढ़ी चलती रही। तो बावन नामा की रचना किसने की थी? बावन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट, है ना। तो इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो वो किस द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार, बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका एक भाग है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। तो ऑप्शन 13 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, वेदांग कितने हैं? तो आपको एक चीज़ बता दें, वेद से ही किसकी उत्पत्ति हुई? वेदांग की। और वेद की इस संसार में संख्या कितनी है? 4। तो वेद के अंग ही क्या कहलाते हैं? वेदांग कहलाते हैं। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। और वेदांग कौन कौन से 6 हैं, इसका आंसर आप हमें देखो एक कमेंट बॉक्स में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है? देखो अभी आ गया। तो अभी बोला था भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22। और 22 में से एक भाग है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के बारे में बताया गया है। वो भाग कौन सा है?
भाग 4, और भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद यानी आर्टिकल हैं 5 से लेकर, वो सॉरी मिस्टेक हो गया एक चीज़, यहाँ पर देखना। भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं 1 से लेकर 4। भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक हैं 5 से लेकर 11। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में कहाँ से हैं 12 से लेकर 35। भाग 4 में कहाँ से हैं 36 से लेकर 51। तो राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का जो उल्लेख है वो भाग 4 में है, और भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं 36 से लेकर 51 तक। तो इसका आपको थोड़ा फैक्ट भी याद करते चलना है। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का 16वें नंबर का है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो अगर आपको कंप्यूटर की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम आपको टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चन करवाएंगे कंप्यूटर के भी, है ना। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आउटपुट डिवाइस जो इनपुट डिवाइस होता क्या है। एक हम आपको बिल्कुल सरल सिंपल सा बता रहे हैं। इनपुट डिवाइस मतलब जिसमें आप इनपुट करो, जैसे कीबोर्ड से आप कुछ टाइप कर रहे हो तो वो इनपुट डिवाइस है। आपको अगर कुछ मिलेगा, इनपुट किया कुछ मिला, तो वो कहलाता है आउटपुट, है ना। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है ना। मॉनिटर देखें तो वो स्क्रीन है, वो आपको कुछ दे रहा है। प्रिंटर भी आपको कुछ दे रहा है, स्पीकर भी आपको कुछ दे रहा है ना। तो आप अपने हाथों के द्वारा जब किसी चीज़ को करते हो तो वो इनपुट, वो आपको प्राप्त हो रहा है तो आउटपुट। तो इसमें बताना आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर है, लेकिन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है ना। और सबसे अच्छी इनपुट डिवाइसों में गिना जाता है, एक कीबोर्ड को गिना जाता है और एक किसे गिना जाता है, माउस को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गुफा गुप्तकालीन है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो गुप्तकालीन गुफा कौन सी है ये बताना है आपको। तो कौन सी, अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित बीमारी है। तो विषाणु जनित बीमारी कौन सी है, चेचक भी है, हाइड्रोफोबिया भी है, इन्फ्लुएंजा भी है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। तो ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन आ गया, तो मिक्स क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, एम्पियर, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, और आप सभी को पता है कि हमने हर सीरीज में 20 या 25 क्वेश्चन रखे हैं। तो अगला है 20 नंबर का, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में, जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेनीज पर्वत किन देशों के बीच स्थित है। तो जो प्रेनीज पर्वत है ये किन देशों के बीच में स्थित है, तो ये फ्रांस और स्पेन के मध्य में स्थित है, यानी अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, इससे संबंधित हम आपको पहले कई फैक्ट बताते हैं, सुनो। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका रासायनिक सूत्र है N2O, है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2O के नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं हंसाने वाली गैस, ये श्वास के माध्यम से ली जाती है, हंसाने वाली गैस। एक चीज़ और इसमें एक फैक्ट लिखना, इसे कहा जाता है हापिंग गैस। कौन सी गैस, हापिंग गैस। कौन सी गैस, हापिंग गैस। तो नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, N2O भी बोलते हैं, हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं, और लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है इस सीरीज का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, करेक्ट हो जाएगा 5 वर्ष। अगला, हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक हैं स्नेह सप्रू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है। और यह जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, ये हमारी सीरीज का
अंतिम क्वेश्चन है ना, वो आपको पता है कि जो भी हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप कहाँ देते हो? कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में, और अगर आंसर आप नहीं बता पाओगे तो पूछना, सर ना बना तो हम आपको इसका आंसर बताएंगे, है ना। तो ये छोड़े जा रहे हैं हम आपके लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें, नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।